धन्यवाद विश्वनाथ जी। अब हमको सुन पा रहे हैं? चलिए। अच्छा, मैं अरुण कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, तिलकधारी पीजी कॉलेज, जौनपुर। सर्वप्रथम मैं पूर्वांचल इकोनॉमिक एसोसिएशन और विशेष रूप से उसके सचिव विश्वनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उन्हें इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे भी अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान किया। एक बार मैं इस गोष्ठी में सम्मिलित अपने समस्त डेलीगेट्स तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता और अतिथि वक्ता सबका अपनी तरफ से पूर्वांचल इकोनॉमिक एसोसिएशन की तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज के विचार विमर्श का विषय तो प्रजातंत्र और हिंसा भारत के विशेष संदर्भ में निर्धारित है, परंतु मैंने अपने व्याख्यान का विषय प्रजातंत्र और हिंसा पर्यायवाची हैं चुना है। यद्यपि निर्धारित विषय पर हमारे पूर्व विद्वान वक्ताओं ने बहुत ही विस्तार से और बड़े ही तार्किक ढंग से अपने विचार व्यक्त किए और कोई ऐसा आयाम नहीं छोड़ा जिस पर कुछ कहना शेष रह गया हो। ऐसे में किसी भी वक्ता के लिए और विशेषकर एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इस विषय पर कुछ भी बोल पाना निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा विषय का कमोबेश अर्थशास्त्रीय विश्लेषण ही करूं और रोज़मर्रा के जीवन से प्राप्त अनुभव के आधार पर विषय को विस्तार दूं और विद्वानों की कही गई बातों में कुछ जोड़ सकूं। मित्रों, मैं अपनी बात इस निष्कर्ष से प्रारंभ करता हूं कि प्रजातंत्र में सत्ता पाने, सत्ता को मजबूत करने तथा सत्ता में बने रहने का एकमात्र नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण साधन अनिवार्य रूप से हिंसा ही है, कम से कम भारत के संदर्भ में तो अवश्य। कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं के माध्यम से इस निष्कर्ष को भारत के संदर्भ में विस्तार देने का प्रयास करूंगा। ये अवधारणाएं हैं सत्ता, प्रजातंत्र, राजनीति और हिंसा। सत्ता, कहा जाता है कि पावर इज एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, अर्थात सत्ता सेवा करने का एक अवसर है, परंतु ऐसा सिद्धांत रूप में ही देखने को मिलता है। व्यवहार में तो यह देखने को मिलता है कि वीर भोग्या वसुंधरा वाली कहावत ही वास्तव में अधिक समीचीन है। पावर अपने साथ जिम्मेदारी भी ले आती है, परंतु हम इस पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय इससे प्राप्त अधिकार के प्रति अधिक सजग और सचेत हो जाते हैं और कर्तव्य पीछे रह जाता है। इसलिए शायद जॉन डेलबर्ग को कहना पड़ा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। यही कारण है कि सत्ता पाने, सत्ता को मजबूत करने, सत्ता में बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में भ्रष्टाचार ही दिखाई पड़ता है। हाँ, वह अलग अलग रूपों में हो सकता है। यहाँ एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि सत्ता चाहे जैसी हो, सरकार चाहे जिसकी हो, वास्तविक शासन सदैव पूंजीपति ही करता है। राजनीति, नीतियों का ऐसा समुच्चय जो सत्ता को पाने, सत्ता में बने रहने, सत्ता के विस्तार तथा शासन व्यवस्था संचालित करने में सहायक होता है, राजनीति है। वैसे तो राजनीति का दूसरा नाम समाज सेवा और राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता है, परंतु व्यवहारिक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। राजनीति कभी समाज सेवा नहीं रही, न है न रहेगी। यह पूर्ण रूप से व्यक्तिगत स्वार्थ, इच्छाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का एक साधन मात्र है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की दूसरी श्रेष्ठतम पसंद राजनीति है। इस अवधारणा पर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की दूसरी श्रेष्ठतम पसंद राजनीति है, किंतु पहली उन्हीं की है जो और कुछ भी करने के लायक नहीं होते हैं। यही कारण है कि राजनीति के पहले पायदान पर तो वही विराजमान हैं जिनको अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है, और योग्य, कुशल, प्रतिभावान व्यक्ति जो राजनीति में दूसरे विकल्प के रूप में दाखिल होता है वह सदैव आज्ञा पालक ही रहता है, आज्ञा देने की स्थिति में कभी नहीं आता, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा देश और देश की जनता को भुगतना पड़ता है। इसलिए राजनीति में अनिवार्य रूप से आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, कम से कम प्रजातंत्र को औचित्यपूर्ण बनाने के लिए तो अवश्य ही। जहाँ सर्वाधिक योग्यता, कुशलता, सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहाँ से देश की दिशा और दशा तय होती है, जी हाँ, वही राजनीति और राजनेता, वहाँ भी अनिवार्य रूप से न्यूनतम उम्र, योग्यता, क्षमता परीक्षण तथा सेवानिवृत्ति की आयु का निर्धारण किया जाना चाहिए। पेंशन का विधान भी अन्य कर्मचारियों के समान होना चाहिए। ऐसा होने पर ही लोकतंत्र की आत्मा की रक्षा हो सकती है। प्रजातंत्र, रही बात प्रजातंत्र की, तो यह निसंदेह बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसके बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा है कि ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल है।
परंतु इसी के साथ हमें कोफी अन्नान का वह कथन भी याद रखना चाहिए कि नो वन इज़ बॉर्न ए गुड सिटीजन, नो नेशन इज़ बॉर्न ए डेमोक्रेसी, रादर बोथ आर प्रोसेस दैट कंटिन्यू टू इवॉल्व ओवर ए लाइफ टाइम। अर्थात प्रजातंत्र जैसा है, जिस रूप में है, उसे ही सर्वमान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति अवश्य है, परंतु उसके लिए कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें हैं जिनका पूरा होना अनिवार्य है, जैसे विवेकपूर्ण नागरिक, श्रेष्ठतम राष्ट्रभाव, प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि वह क्या कर सकता है समाज के लिए, न कि इस बात से दुखी रहे कि समाज ने उसके लिए क्या क्या किया। वह समाज से पाने के लिए नहीं बल्कि समाज को देने के लिए तत्पर रहे। और सबसे बड़ी शर्त यह है कि देश के लोग देश के साथ रहें। अर्थात यदि हम इतिहास में दृष्टि डालें तो देखेंगे कि हूण, मंगोल, मुगल, अंग्रेज लश्कर लेकर भारत नहीं आए, नहीं, उनका गठन यहीं काबुल, लाहौर, सरहिंद, कराची और बंगाल में हुआ। अर्थात देश के ही लोग उनकी लश्कर में शामिल हुए। और सच कहें तो तब भी देश के लोगों से हारा था और आज भी देश के लोग ही देश को हरा रहे हैं। हिंसा, यहाँ हम हिंसा को राजनीतिक हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के आलोक में विचार को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। बिहेवियर of an individual, group, business person, servicemen, officers and so-called social workers or politicians which harms, damages oneself, group, something physically, psychologically, socially, economically. It means maldevelopment and deprivation. Etc. is defined as violence. हम एक बार फिर फोकस करेंगे कि वायलेंस की इस परिभाषा को ही अपने ध्यान में रख करके आगे का विवरण सुनने का प्रयास करिएगा। हम हिंसा को दो भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंसा। प्रत्यक्ष का संबंध सामान्य रूप से प्रचलित अपराधों से, जैसे हत्या, बलात्कार, शारीरिक यातना, मानसिक पीड़ा आदि से है। यह व्यक्तिगत भी हो सकती है, सामूहिक भी हो सकती है। इस तरह की हिंसा भारतीय राजनीति में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि प्राचीन काल से ही सत्ता को पाने, सत्ता में बने रहने, सत्ता का विस्तार करने के लिए अनेक बार हिंसा का सहारा लिया गया। उदाहरण के लिए प्रारंभ से देखें तो अजातशत्रु, धनानंद, अशोक, पुष्यमित्र सुंग, औरंगजेब, श्याम प्रसाद मुखर्जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, प्रमोद महाजन आदि ने या तो हिंसा का सहारा लिया या इसका शिकार हुए। इसके अलावा बाबरी मस्जिद तथा गोधरा कांड के रूप में हमारे पास सामूहिक हिंसा के भी उदाहरण हैं। निश्चित रूप से यह कहीं घटना कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित थी। प्रजातंत्र में वैसे तो चुनाव आयोग ने प्रत्यक्ष हिंसा को काफ़ी हद तक समाप्त कर दिया और इसके लिए वह बधाई का पात्र है, परंतु इसके साइड इफेक्ट, पार्श्व प्रभाव के रूप में जिस अप्रत्यक्ष हिंसा चुनाव के पहले नेताओं का दल बदल और चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की खरीद फरोख्त ने जन्म लिया, उसने प्रजातंत्र को पार्टियों और विशेषकर पार्टी प्रमुख की व्यक्तिगत जागीर बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो इस अप्रत्यक्ष हिंसा ने प्रजातंत्र को नेताओं की मंडी बना दिया और ऊंची बोली, रुपया या मंत्री पद के रूप में लगाने वाला व्यक्ति सरकार बनाने लगा, जिसने प्रजातंत्र की ही हत्या कर दी। अप्रत्यक्ष हिंसा के अंतर्गत आने वाले दो अन्य रूप, आर्थिक और सामाजिक, तो इससे भी अधिक भयानक और दर्दनाक हैं। जहाँ तक सामाजिक हिंसा का प्रश्न है, इसके कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उदाहरण हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसे सरकार सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण के नाम पर दर्जन भर योजनाओं का संचालन करती है और यह दिखाने का ढोंग करती है कि वह तो जनता की है, सरकार है और जनता के लिए, लेकिन वहीं जब वो पेंशन खत्म करती है तब उसके इस कल्याणकारी स्वरूप का असली चेहरा उजागर होता है। यह इतनी बड़ी सामाजिक हिंसा है जिसका अंदाजा भी लगा पाना संभव नहीं है। इसी तरह सरकार जब अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए गलत प्राथमिकताओं का निर्धारण करती है और उससे भी बहुत बड़े पैमाने पर समाज में हिंसा फैलती है। सरकार जब बिना किसी विशेष विचार विमर्श के सूझबूझ के अचानक नोटबंदी की घोषणा कर देती है और इस घोषणा से समाज के हर व्यक्ति की किसी न किसी रूप में हत्या हो जाती है, तब यह निश्चित रूप से हिंसा का ही रूप है। सरकार जब बिना किसी तैयारी के, पर्याप्त संसाधन के, पर्याप्त प्रशिक्षण के जीएसटी लागू कर देती है तो निश्चित रूप से पूरा समाज जिस प्रकार इससे प्रभावित होता है वह सामाजिक हिंसा ही है। सरकार का गलत स्वार्थपूर्ण प्राथमिकताओं के निर्धारण से समाज इस तरह शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से आहत होता है, वह भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। जब सरकार किसानों के हित का कृषि बिल बिना किसानों की सहमति के पास कर देती है और महीनों महीनों उसका विरोध करने के बाद भी उस पर किसी प्रकार ध्यान नहीं देती है, तो यह भी एक व्यापक सामाजिक हिंसा ही है। कृषि संबंधी नए प्रावधान यदि विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तो यह सरकार की प्रशासनिक, राजनीतिक, नैतिक जिम्मेदारी है कि वह सभी संदेह सद्भावपूर्ण बातचीत से दूर करे। ऐसा करने से न केवल अन्नदाता का सम्मान होगा बल्कि लोकतंत्र की रक्षा भी होगी। वैसे भी किसी देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका जवान, नौजवान और किसान अपने हक के लिए सड़क पर उतरे। जब पूरा देश गरीबी, बेरोजगारी का दंश झेल रहा हो
देश भुखमरी सूचकांक में बांग्लादेश से भी बदतर हो गया हो, बेरोजगारी अपने चरम पर हो, विकास दर -23.9% हो, कोरोना की वजह से पूरा देश सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने की फिराक में हो, ऐसे में सरकार यदि जनता की जान बचाने के बजाय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, एयर इंडिया 1 हवाई जहाज, चुनाव आदि पर फोकस कर रही हो और जनता ऑक्सीजन, बेड और दवाओं के लिए तड़प तड़प कर जान दे रही हो, तो निश्चित रूप से यह भी एक बहुत बड़ी सामाजिक हिंसा ही है। और ये सब देखकर यह कहने में संकोच नहीं लगता कि सरकार कहने के लिए भले जनता की हो, जनता के द्वारा हो, परम धरातली सच इससे बहुत दूर है। जहाँ तक आर्थिक हिंसा का प्रश्न है, तो सरकार जब गलत प्राथमिकताएं तय करती है, स्वार्थपूर्ण नीतियों का निर्धारण करती है, समाज के कुछ खास वर्गों को विशेष तवज्जो देने लगती है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए धन का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करने के कारण घाटे का सहारा लेकर जब वो रेलवे, बैंक, दूरसंचार, एयरलाइंस, एयरपोर्ट, बीमा, प्राचीन धरोहरों आदि को पूरा बेचने या हिस्सेदारी बेचने का कदम उठाती है, तब यह बड़े पैमाने पर समाज के सामान्य लोगों के आर्थिक हितों को प्रभावित करती है। कहा जाता है कि जो आवश्यकताएं अनिवार्य हो, उन्हें किसी भी कभी भी, एक मिनट सर बैटरी डाउन हो रही है, जरा सा ऑन कर देते हैं। धन्यवाद सर। कहा जाता है कि जो आवश्यकताएं अनिवार्य हों, उन्हें कभी भी निजी हाथों में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन आवश्यकताओं की मांग बेलोचदार होने की वजह से उनके मूल्य का निर्धारण बाजार की शक्तियों के अधीन हो जाने पर मूल्य मनमानी हो जाता है। परिणाम स्वरूप वह प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच से दूर हो जाता है। इसलिए सरकारी क्षेत्र और सरकारी सेवाओं का विस्तार किया गया ताकि जीवन रक्षक वस्तुएं समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम मूल्य पर उचित गुणवत्ता के साथ प्रत्येक समय उपलब्ध हो सकें। निजी क्षेत्र चाहे जितना अच्छा हो, चाहे जितना उत्पादक हो, चाहे विकास के लिए जितना ही अनिवार्य क्यों ना हो, लेकिन एक बात अनिवार्य रूप से सत्य है कि जब सामाजिक कल्याण की बात होती है तब सरकारी क्षेत्र का कोई विकल्प नहीं है। निजी क्षेत्र तथा व्यक्ति आपदा में अवसर तलाश ही लेता है। यही कारण है कि कोरोना काल में जिन वस्तुओं को इसके इलाज के लिए उपयोगी बताया गया, नींबू, संतरा, नारियल पानी, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर संबंधित दवाई आदि की कीमतें आसमान छूने लगीं। बिना इलाज के अस्पतालों ने 8-8 लाख का बिल बनाना शुरू कर दिया। आखिर सरकार इनको भी तो नहीं रोक पाई ना। उदाहरण के लिए पर्याप्त है कि सरकारी क्षेत्र का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, आवश्यकता इस बात की है कि यदि सरकारी क्षेत्र में कुछ कमियां हैं तो उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल प्रबंधन, पर्याप्त संसाधनों के आधुनिकीकरण तथा नियमों में आवश्यकता अनुसार सुधार के द्वारा ठीक करने की जरूरत है, न कि उनको बेचने की। यदि ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से यह व्यापक आर्थिक हिंसा है। उपर्युक्त विस्तार यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है कि प्रजातंत्र और हिंसा एक दूसरे के पर्याय हैं, और यदि हमें प्रजातंत्र को अधिक से अधिक पारदर्शी, अधिक जन कल्याणकारी और सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति के रूप में विकसित करना है तो एकमात्र विकल्प अच्छे नागरिक का निर्माण करना है, क्योंकि योग्य, क्षमतावान, विद्वान, बड़ा व्यापारी, बड़ा अधिकारी, बड़ा राजनेता, इन सब के व्यवहार को देखने के बाद यह पता चलता है कि वह नागरिक अच्छा नहीं है तो उसकी भी कोई योग्यता, उसकी योग्यता सिर्फ और सिर्फ उसे उसके स्वार्थ तक सीमित कर देती है और वह सब कुछ केवल अपना बनाने की फिराक में लग जाता है। जबकि एक बेहतर प्रजातंत्र यह उम्मीद करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना सब कुछ समाज को सुपुर्द कर दे। ऐसा तभी हो सकता है जब हम एक अच्छा नागरिक तैयार कर सकें, और इसकी शुरुआत निश्चित रूप से अच्छे परवरिश से ही संभव है। मूल्यों का संरक्षण, सिद्धांतों का अनुसरण, संस्कार का प्रदर्शन, नैतिकता का पालन, बड़ों का सम्मान, ईमानदारी, देश प्रेम, आदर्श चरित्र आदि जैसे अन्य वास्तविक मूल्य केवल परिवार की बेहतर परवरिश से ही सृजित और समृद्ध किए जा सकते हैं, न कि संस्थाओं में केंद्र खोलकर। अतः आवश्यकता इस बात की है कि परिवार जैसी संस्था को बेहतर और मजबूत बनाया जाए, जिससे व्यक्तिगत प्रयास और सहयोग की भूमिका सर्वाधिक है। होश को जोश चाहिए और जोश को होश चाहिए, यही सफलता, विकास और उपलब्धियों का मूल मंत्र है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में जिनको जोश है वो होश खो चुके हैं, और जिनके पास होश है वो जोश खो चुके हैं। इसलिए देश वास्तविक मुद्दों से भटक गया। जिन पूर्वजों के नाम पर राजनीति की जा रही है, उनके भौतिक आदर्श भी अपनाए जाने चाहिए। राजा के रूप में श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा सुदामा जी को अपने से बेहतर सुख सुविधाएं प्रदान करके लोकतंत्र का आदर्श स्थापित किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि शारीरिक और सामाजिक अर्थात रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की उन्नति के बाद ही आत्मिक उन्नति अर्थात मंदिर, मस्जिद, अध्यात्म, ईश्वर आदि करनी चाहिए। देश का अस्तित्व बचाए रखने के लिए विमर्श की दिशा और दशा अब बदल जानी चाहिए। ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए। अंत में हम गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस सत्य को कि अधर्म का एक क्षण सारे जीवन के कमाए धर्म को नष्ट कर सकता है,
तथा सत्य को स्वीकार न करना और गलत का विरोध न करना सबसे बड़ी हिंसा है। और इस हिंसा के इन दोनों ही रूपों को एक अच्छा नागरिक ही समाप्त कर सकता है। इसलिए हमें एक अच्छा नागरिक ही तैयार करने की आवश्यकता है जो सामाजिक मूल्यों के लिए समर्पित हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विश्वनाथ जी, आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद।